Okay, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the adenomyosis uteri. Key content: adenomyosis uteri is defined by the presence of the endometrium in the myometrium. ठीक है, adenomyosis की definition क्या है? जब endometrium myometrium के अंदर हमें मिले, ठीक है, the presence of the endometrium in myometrium, that is called the adenomyosis. Prevalence is the asymptomatic. Mostly ये asymptomatic women's में होता है. It is a commonly associated with other pathology. ठीक है, ये एसोसिएटेड हो सकता है फाइब्रॉइड के साथ, एडिनोमेट्रियोसिस के साथ, या इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के साथ, अदर पैथोलॉजीज़ के साथ ये एसोसिएटेड होता है. हिस्टेक्टमी रिमेन द मेन सर्जिकल ऑप्शन फॉर दी वुमेन हुज फैमिलीज आर कंप्लीट. डेफिनेटिव इसका ट्रीटमेंट यही है कि हिस्टेक्टमी की जाए. ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन. Adenomyosis uteri is defined by the presence of the endometrium within the myometrium. Microscopically हमें क्या मिलेगा? Uterine adenomyosis is defined by the ectopic or non-neoplastic endometrial gland भी मिलेंगे और stroma भी मिलेगा, that is surrounded by the hypertrophic and hyperplastic myometrium. ठीक है, ये इसकी definition है. adenomyosis हम तब बोलेंगे जब myometrium के अंदर हमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड मिले, स्ट्रोमा मिले, देट आर दी एक्टोपिक आर दी नॉन न्योप्लास्टिक. ठीक है, ओके. डेफिनेशन: देयर इज़ द नो कॉन्सेंस ऑन द डेप्थ ऑफ दी, मतलब ये हमें नहीं पता कि कितनी एंडोमेट्रियम इन्वेड करती है मायोमेट्रियम को, बट इट इज़ मोर देन दी 25% ऑफ दी मायोमेट्रियल थिकनेस इज इन्वॉल्व. ठीक है, which make the comparison between the different study difficult. A cut off more than the 2.5 cut off value ही कितनी है कि कितनी endometrium invade करती है into myometrium में, that is the more than the 2.5 millimeter. Okay, a characteristic features of the endometrial myometrial interference is the lack of the submucosa. ठीक है, ओके. द टर्म एडिनोमायोसिस सबबैसिलस इज सजेस्ट फॉर मोर सुपरफिशियल डिसीज़. उसे हम बोलते हैं जब सिर्फ सुपरफिशियली एडिनोमायोसिस हो तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस सबबैसिलस. ओके. एडिनोमायोसिस यूट्राई कैन इन्वॉल्व द होल मसल थिकनेस डाउन टू द सीरोजा एंड कैन एदर द फोकल आर डिफ्यूज. ठीक है, हो सकता है कि एडिनोमायोसिस पूरी थिकनेस को इन्वॉल्व करे. ठीक है, बट इसके टू टाइप्स होते हैं, फोकल और डिफ्यूज. डिफ्यूज में क्या होता है? यूट्रस बिकम द इनलार्ज एंड द ग्लोब्यूलर, और फोकल दैट इज रिसेंबल विद द लियोमायोमा. ठीक है, एडिनोमायोसिस की डेफिनेशन क्या है? जब एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम को इन्वेड करे, उसकी कट ऑफ वैल्यू कितनी है? 2.5 मिलीमीटर है. ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल इंटरफेस पे हमें सब म्यूकोजा नहीं मिलेगी. ठीक है, और अगर मोस्ट सुपरफिशियल हो तो उसे हम सबबैसिलस बोलेंगे. अच्छा, उसके बाद इसके टू टाइप्स हैं, एक फोकल है और एक डिफ्यूज़ है. फोकल दैट इज़ रिजेंबल विद द लियोमायोमा, और डिफ्यूज़ जो होता है उसमें हमें यूट्रस जो है वो इनलार्ज और ग्लोब्यूलर मिलता है. ओके, यहाँ पे इसकी एसोसिएशन लिखी हुई है कि लियोमायोमा के साथ ये सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड होता है 20 to 70%, और एंडोमेट्रियोसिस के साथ 24%, सेल्पिंजाइटिस के साथ 19.8%, पोलिप के साथ 14.7, और हाइपरप्लेजिया के साथ 13.6, और विद एटिपिया के साथ 2.5, एडिनोकार्सिनोमा के साथ 2.2 to 5.3. ओके. अच्छा, जो पहले से बोलते थे ओल्डर टर्म में, पहले से क्या बोलते थे? एडिनोमायोमा बोलते थे. ठीक है, एडिनोमायोसिस यूट्रा हैज़ अ पुअरली डिफाइंड मार्जिन एंड कैन नॉट बी इनोक्यूलेटेड. अच्छा, इसकी जो मार्जिन होती हैं वो पुअरली डिफाइंड होती हैं. एंडोमेट्रियल ग्लैंड एंड द स्ट्रोमा इन द एडिनोमायोसिस रिजेंबल द बेसिलाइस एंडोमेट्रियम एंड शो द लिमिटेड चेंज थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके. अच्छा, मायोमेट्रियल हाइपरट्रोफी इज ऑफन एब्सेंट इन टू द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन. ओके. एसोसिएटेड पैथोलॉजी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चार्ट में कि किसके साथ कितनी एसोसिएटेड होती है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एडिनोमायोसिस एसोसिएटेड विद दी लियोमायोमा. कितनी है? 20 to 70%. ओके. पैथोजेनेसिस. एडिनोमायोसिस यूट्रस इज बिलीव टू रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मल इन ग्रोथ. अच्छा, मतलब होता कैसे है? ड्यू टू द एबनॉर्मल इन ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम. इट इज़ ड्यू टू द इन्वेजिनेशंस ऑफ द बेसल एंडोमेट्रियम इनटू द सब एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियम एट द एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल इंटरफेरेंस. ठीक है, इन्वेजिनेशंस होती है एंडोमेट्रियम की इनसाइड द मायोमेट्रियम.
और बाकी इसकी डिफरेंट थ्योरीज़ हैं कि इट मे बी ड्यू टू दी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, और जो पेशेंट टेमोक्सिफिन लेते हैं उसमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। उसकी डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, बट अभी तक इसका क्लियरली नहीं बताया गया कि किस वजह से होता है। Okay, prevalence. The majority of the cases are diagnosed following the histological examinations of the hysterectomy specimen. डेफिनेटिव डायग्नोसिस इसका हिस्टोपैथो के थ्रू ही होता है। जब हम हिस्टेक्टमी करते हैं फिर उसके बाद जो हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल भेजते हैं उसके बाद ही हमें डायग्नोसिस पता चलता है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस का हिस्टोपैथोलॉजी ही है, ठीक है। The sensitivity and the specificity of the MRI and ultrasound is highlighted. Initial investigation जो best है वो TVS है, और definitive diagnosis is by the histopathology. Clinical correlate. Due to the lack of the agreement on the histological criteria, the adenomyosis uteri is frequently reported after the लाजमी है जब diagnosis की best histopatho पे है तो फिर जब hysterectomy होती है उसके बाद ही हमें mostly जो diagnosis होता है वो उसके बाद ही होता है, ठीक है। अच्छा, जनरल पॉपुलेशन में इसका इंसिडेंस रिमेन अनक्लियर, अभी तक अनक्लियर है। द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस रिपोर्टेड इन द वुमेन ऑफ द एज 40, सबसे ज़्यादा ये मोस्ट कॉमन कौन सी एज में होता है? 40 to 50 ईयर एज में, ठीक है। एंड देयर इज़ अ पॉजिटिव एसोसिएशन विद दी पैरिटी, मतलब जैसे ही पैरिटी मल्टीपेरस वुमेन में ये ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे पैरिटी इंक्रीज़ होगी तो उन पेशेंट्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है। एडिनोमायोसिस रिलेटिवली फ्रीक्वेंटली इन प्रेगनेंसी। ओके, older women tend to be the more symptomatic, ठीक है, while the symptoms in the younger women are relatively mild and the absent. older women में जिनकी एज ज़्यादा होती है, मतलब ये एज के साथ भी इंक्रीज रिस्क है इसका, नहीं, नो एसोसिएशन इज सीन विद द एज, ठीक है, मतलब एज के साथ इसका कोई एसोसिएशन नहीं है, ना ही ये मीनार की देयर इज़ अ नो एसोसिएशन ऑफ इज सीन विद द एज एट द मीनार की। ओके, मेनोपाजल स्टेटस उसके साथ भी एसोसिएटेड नहीं है, ना ही एज एट दी हिस्टेक्टमी आर इट्स इंडिकेशन, ठीक है, इसका कोई एसोसिएशन नहीं है। ना मीनारकी की कब मीनारकी आई इसके साथ इसका कोई एसोसिएशन नहीं है। मेनोपाजल स्टेटस है या नहीं है इसके साथ भी इसका कोई नहीं है। एज जब हिस्टेक्टमी किया थी उससे वो भी इसका ना तो मतलब इसका रिस्क इंक्रीज़ होता है इन चीज़ों से, ना ही इसका डिक्रीज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है कि एडिनोमायोसिस में स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। And the sharp curettage during the termination of the pregnancy following by the early pregnancy loss increase the risk of the possibility of the disrupting the endometrial myometrial interference and facilitating embedding of the endometrium within the myometrium. Sharp curettage जब हम करते हैं for the termination of the pregnancy, वो भी इसके रिस्क को इंक्रीज़ करता है। अगर हम सक्शन क्यूरेट करें तो उससे इसका रिस्क ओवरकम किया जा सकता है। एडिनोमायोसिस हैज़ बीन रिपोर्टेड 60% ऑफ द पोस्ट मेनोपाजल वुमेन ऑन द लॉन्ग टर्म टेमोक्सिफिन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेमोक्सिफिन जो पेशेंट्स लेती हैं उनमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। अगर पोस्ट मेनोपाजल कोई वुमेन है वो टेमोक्सिफिन ले रही है तो उसमें इसका इंसिडेंस कितना होगा? 60% होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज रिस्क इसका किस में होता है? पैरिटी अगर ज़्यादा हो तो फिर इंक्रीज रिस्क स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज में, एंडोमेट्रियोसिस में। स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज में तब होता है जब हम डीएनसी करते हैं, ठीक है। शार्प क्यूरेटेज में होता है। अच्छा, सक्शन क्यूरेटेज में नहीं होता, शार्प क्यूरेटेज में होता है। और एंडोमेट्रियोसिस, मेनोरेजिया, इनफर्टिलिटी, सर्जिकल टर्मिनेशन एंड क्यूरेटेज इन द प्रेगनेंसी, ठीक है। Sharp curettage in the pregnancy, endometrial hyperplasia and preterm. Smoking decrease the risk of the adenomyosis. There is a no risk age at the menarche, age at the first childbirth, menopausal status and OCPs, intrauterine device, tubal sterilization, indication for and age at the surgery, hysterectomy, endometrial carcinoma, सिजेरियन सेक्शन, डायलिटेशन इन द क्यूरेटेज, ठीक है। डायलिटेशन और क्यूरेटेज उस पर नहीं होता। अगर हम शार्प क्यूरेट करें तो फिर उसमें इंक्रीज रिस्क होता है, ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स कौन से हैं एडिनोमायोसिस में? मोस्टली 35% ऑफ द वुमेन विद द एडिनोमायोसिस यूट्राई आर द असिम्टोमेटिक, ठीक है।
35% जो वुमेन्स होती हैं वो एसिम्टोमेटिक होती हैं, और जो सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली मेनोरेजिया 40 to 50%, डिस्मेनोरिया 10 to 30%, मेटोरेजिया 10 to 12%, ओकेशनली डिस्पैरिनिया एंड द डिस्कैक्सिया। ठीक है, तो बाकी ये देखा जाए तो ये सारे सिम्टम्स सेम हैं जो एंडोमेट्रियोसिस में होते हैं, सिवा है मेनोरेजिया, वो मोस्टली कॉमन नहीं होता एंडोमेट्रियोसिस में। सो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। 40 to 50% मेनोरेजिया इज़ फाउंड इन दी एडिनोमायोसिस। ठीक है, और एंडोमेट्रियोसिस में जो मोस्ट रिप्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है वो पेन होती है। Endometriosis. Pelvic endometriosis coexists with the adenomyosis in 2 to 24% of the cases. Okay. Infertility. There is also association of the multiparity scant attempt has been paid to the past to possible relationship between the adenomyosis uteri and the infertility. बट उसकी भी कोई कंप्लीट थ्योरी नहीं है कि किस वजह से इनफर्टिलिटी होती है। अल्दो इसमें मिस कैरेज, स्पॉन्टेनियस मिस कैरेज का चांसेस ज़्यादा होता है एंडोमेट्रियम का, क्योंकि एंडोमेट्रियम एडिनोमायोसिस में क्योंकि एंडोमेट्रियम इन्वेड करती है मायोमेट्रियम में, तो उसमें मिस कैरेज के रिस्क ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी इनफर्टिलिटी। द ऑथर सजेस्ट दैट द एडिनोमायोसिस इम्पेयर द यूट्राइन स्पर्म ट्रांसपोर्ट, बट इट इज़ ओनली इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विद दी एंडोमेट्रियोसिस। अगर ये एंडोमेट्रियोसिस के साथ होती है तो फिर उसमें इनफर्टिलिटी इस वजह से होती है क्योंकि स्पर्म ट्रांसपोर्ट इम्पेयर्स हो जाती है। ठीक है, तो फिर इस वजह से इनफर्टिलिटी होती है, पर ये तब होती है जब एंडोमेट्रियोसिस उसके साथ हो, एडिनोमायोसिस के साथ। अच्छा, ट्रांसवेजाइनल में हमें कौन से फीचर्स मिलेंगे एडिनोमायोसिस में? यूट्राइन इनलार्जमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द लियोमायोमा, यूट्रस इनलार्ज मिलेगा और वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, एसिमेट्रिकल इनलार्ज होगा। ठीक है, लेक ऑफ द कंटोर, ठीक है, हेट्रोजीनियस एंड द पुअरली सर्कमसाइज्ड एरिया विद इन द मायोमेट्रियम, hyperechoic island of the nodules in the finger like projection, anechoic lacunae are the cysts of the varying size। ठीक है, these are the transvaginal criteria। यूट्रस इनलार्ज मिलेगा और जो इनलार्जमेंट होगी वो एसिमेट्रिकल होगी। ठीक है, कंटोर हमें नहीं मिलेगा, लेक ऑफ द कंटोर, और हेट्रोजीनियस हमें एरियाज मिलेंगे मायोमेट्रियम के अंदर, और हाइपरइकोइक नोड्यूल्स मिलेंगे, और सिस्ट या लेक्यूनाए भी मिल सकते हैं हमें। ओके, उसके बाद इमेजिंग। मैनेजमेंट ऑफ द एडिनोमायोसिस यूट्राई इज हिंडर्ड बाय द लेक ऑफ द वेरिएबल नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट, नो सीरम मार्कर आर करंटली अवेलेबल। इसके लिए हमारे पास अभी तक कोई सीरम मार्कर नहीं है जिसके थ्रू हम इसे डायग्नोस कर सकें, ना ही हिस्टेरोस्कोपी या लेप्रोस्कोपिक बायोप्सी के थ्रू डायग्नोस होता है। इसकी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है वो TVS है, और जो डेफिनेटिव डायग्नोस है वो हिस्टोपैथो है। अच्छा, उसके बाद हिस्टेरोसल्पिनोग्राफी वाज एन अर्ली इमेजिंग मॉड्यूलिटी यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एडिनोमायोसिस यूट्राई, बट इट हैज़ आल्सो अ लो सेंसिटिविटी एंड दी स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो उसमें हमें कौन सी साइन मिलती थी? हनी कम अपीयरेंस इज प्रेजेंट इन द मायोमेट्रियम। ठीक है, हिस्टेरोसल्पिनोग्राफी पे। अच्छा, TVS इज सुपियर टू द ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द सेप्टल फीचर सजेस्टिव ऑफ द एंडोमायोसिस यूट्राई। ठीक है, तो वो फीचर्स मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके, उसके बाद MRI में हमें MRI प्रूव टू बी द सुपीरियर टू दी TVS। अच्छा, वैसे इनिशियल और जो बेस्ड इन्वेस्टिगेशन इसकी है वो TVS है, बट कुछ कंडीशंस में MRI सुपीरियर है। वो कब है? जब हमें TVS पे या पेशेंट को एडिनोमायोसिस के साथ कोई और पैथोलॉजी एसोसिएट हो उसके साथ। ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में MRI प्रूव टू बी सुपीरियर टू द TVS इन द वुमेन वेयर द एसोसिएटेड लियोमायोमा द एडिशनल पैथोलॉजी वर सस्पेक्टेड। ठीक है, अच्छा, MRI के फीचर्स कौन से हैं? फोकल आर द डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द जंक्शनल जोन, लो सिग्नल इंटेंसिटी यूट्राइन मास विद द इल डिफाइंड बॉर्डर, junctional zone thickness more than the 12 millimeter, poor definition of the junctional zone border, localization of the high signal foci within an area of the low signal intensity, linear striations of the increased signal radiating out from the endometrium into the myometrium, bright foci in the endometrium of the similar intensity to the myometrium, ratio of the maximum junctional zone thickness to the myometrium thickness is more than the 40%. Okay, सो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? मेडिकल एंड दी सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल में नॉन हार्मोनल एंड
हार्मोनल, ठीक है। तो नॉन हार्मोनल में हम क्या देंगे पेशेंट को, मेफेमिक एसिड और ट्रांजामिक एसिड। इट कैन बी इफेक्टिव फॉर द सिम्टमेटिक रिलीफ ऑफ द मेनोरेजिया, ठीक है। हार्मोनल ट्रीटमेंट में प्रोजेस्टेरोन देंगे, OCPs दे सकते हैं हम, और GnRH एनालॉग भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लो डोज कंटिन्यूस और OCPs जब हम देंगे तो विदड्रॉ ब्लीड कराएंगे आफ्टर 4 to 6 मंथ, ठीक है। फिर साइक्लिकली हम देंगे। अच्छा, इट इज़ आल्सो इफेक्टिव टू डिक्रीज द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड डिस्मेनोरिया। GnRH एनालॉग भी हम देते हैं, बट उसके जो इट इज़ नॉट गिवन मोर देन द 6 मंथ बिकॉज इट काजेज द मेनोपॉजल सिम्टम्स एंड इट हैज़ आल्सो इफेक्ट ऑन दी बोन, ठीक है। तो फिर इस वजह से हम 6 मंथ से ज़्यादा नहीं देते। टेनासोल का कोई रोल नहीं है। LNG माइलिना हम देते हैं। मेनोरेजिया डिसअपियर इन ऑल केसेस लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनीमिया, रिडक्शन इन द यूट्राइन साइज। अच्छा, दीज आर द बेनिफिट ऑफ दी LNG एंड द डिस्मेनोरिया, ठीक है। इसके कौन से बेनिफिट हैं, इसमें मेनोरेजिया भी कम हो जाता है और यूट्राइन साइज भी इम्प्रूव हो जाती है, वो भी कम हो जाती है, और डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट भी कम हो जाती है पेशेंट में। अच्छा, उसके बाद मेफिप्रोस्टोन, दैट इज़ द सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. It can also be used for the treatment of the endometriosis. Long-term low dose of the mefiprostone cause the inovulation, reduction in the painful symptoms and the improve the endometriosis score, ठीक है। अच्छा, तो ये इसके मेडिकल एंड मेडिकल में फर्दर उसे डिवाइड किया गया है हार्मोनल और नॉन हार्मोनल में, ठीक है। नॉन हार्मोनल में मेफेमिक एसिड और ट्रांजामिक एसिड, और हार्मोनल में OCPs, प्रोजेस्टेरोन, GnRH और सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर और LNG, ठीक है। अच्छा, एडिनोमायोसिस में भी अगर हम हार्मोनल में फर्स्ट लाइन करें तो LNG इज़ अ बेटर, इट हैज़ दी मोर सक्सेसफुल रेट देन अदर हार्मोनल ट्रीटमेंट, ठीक है। ओके, सर्जिकल लेप्रोस्कोपिक मायोमेटल इलेक्ट्रोकोगुलेशन, एंडोमेट्रियल एब्लेशन हम करते हैं, बट एंडोमेट्रियल एब्लेशन हम तब करेंगे जब सिर्फ सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस हो और पेशेंट की एज 40 से ज़्यादा हो और उसकी फैमिली कंप्लीट हो, और जो पेशेंट हिस्टेक्टमी नहीं करवाना चाह रही तो फिर उस कंडीशंस में हम एंडोमेट्रियल एब्लेशन करते हैं, ठीक है। लोकलाइज एक्सीजन ऑफ द अफेक्टेड मायोमेट्रियम कैन बी परफॉर्म्ड, एंड अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट नहीं है तो फिर हम उसमें जैसे हम मायोमेक्टमी करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, लोकलाइज एक्सेशंस ऑफ द अफेक्टेड मायोमेट्रियम कैन बी परफॉर्म्ड इन द लोकलाइज एडिनोमायोसिस यूट्राई, द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज कैन बी एक्यूरेटली डिफाइंड, ठीक है। The approach is similar to the myomectomy, may be useful for the women seeking to preserve their fertility and providing the remaining myometrium is sufficient to allow the uterine expansion. Okay. Complete microsurgical resection of the visible adenomyotic areas followed by the GnRH agonist has been suggested to improve the symptoms control and the fertility. अच्छा, uterine anti-embolization also shown to reduce the symptom associated with the adenomyosis uteri and the improve quality of the life. Okay, we already discussed that endometrial ablation is only done in the patient having the superficial disease and complaining of the HMB and desire for a future pregnancy. But clearly desire for a future pregnancy is a contraindication. Hysterectomy remain the main surgical option for the women who wishing to preserve their fertility, ठीक है। तो मेन जो उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो हिस्टेक्टमी है, और जो इसकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस है वो हिस्टोपैथो पे होती है, और ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कॉन्क्लूजन पढ़ते हैं, एडिनोमायोसिस यूट्राई रिमेन द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी इन द हिस्टेक्टमी स्पेसिमेन। जो हिस्टेक्टमी स्पेसिमेन में हमें जो मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड डिजीज़ मिलती है हमें वो एडिनोमायोसिस है, ठीक है। दिस क्लियरली आर्ग्यू फॉर द बेटर डायग्नोसिस स्पेसिफिक थेरेपी एम एट द रिड्यूसिंग द हिस्टेक्टमी रेट with the better imaging modality such as the MRI and the modern ultrasound accurate the diagnosis becoming increasing the possible pre